अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 4 जनवरी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने और अब सिर्फ 35 दिन बाकी हैं। इंतखाबात के हवाले से एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक मरतबा फिर छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर लोगों की ताहयात नाअहली का मामला ज़ेर समात है। और इसके ऊपर जिस किस्म की समात हो रही है, जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पुरयकीन हैं कि ये नाअहली अब अहलियत में तब्दील हो जाएगी। वही अदालतें जो आज से चंद साल पहले तुली हुई नज़र आती थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, अदालती प्रोसेस के ज़रिए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की सियासत से निकाल कर बाहर फेंकना है, आज वही अदालतें हैं और वो तुली हुई नज़र आती हैं कि इंसाफ फराहम करना है, फौरी फराहम करना है, जल्दी फराहम करना है, ताकि 8 फरवरी को मियाँ साहब इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मियाँ साहब को निकाला गया वो दुरुस्त था, उसमें भी एक उजलत, एक जल्दबाजी नज़र आती थी। नताइज पहले से सबको मालूम थे और आज भी वही अमल दोहराया जा रहा है। पहले मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये अमल दोहराया जा रहा था और आज भी जिस उजलत में, जिस तेज़ी से बहुत सारे मामलात को पसे पुश्त रखते हुए इंसाफ फराहम किया जा रहा है, दोनों के हवाले से सवालात मौजूद रहेंगे। और यही मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जिस किस्म की सज़ाएं दी जा रही हैं और उनको इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए, बल्ले का निशान वापस लेने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, उसके हवाले से बहुत से शकूक व शुबहात भी मौजूद हैं, बड़े जेन्युइन आइनी कानूनी सवालात भी मौजूद हैं। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो एक अबहाम मौजूद था, वहाँ पर एक मुकाबला चल रहा था कि कौन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेस, कौन रन कर रहा होगा फॉर प्राइम मिनिस्टर्स स्लॉट। पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें इलेक्शन से पहले उमूमन जो है वो ऐलान करती हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें बताया ये गया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम तजवीज़ किया और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूर कर दिया कि वली अहद बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी अब रिपोर्ट हो रही है इस मीटिंग के हवाले से कि यहाँ पर मुराद अली शाह साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि टारगेट ये होना चाहिए कि 50 नशस्तें हम हासिल करें, पंजाब से 12 कम अज़ कम नशस्तें खैबर पख्तूनख्वा से, और सिंध में एक भरपूर किस्म की कैंपेन चलाकर सिंध को रिटेन किया जाए। और मजबूरी तौर पर पीपल्स पार्टी के एस्टिमेट्स ये हैं कि अगर 80 से ज़ायद जनरल नशस्तें हासिल करने में उनकी जमात कामयाब हो जाती है तो फिर उनका नंबर जो है वो मखसूस नशस्तें मिलाकर 104 से तजावुज़ कर जाएगा। और कोई भी जमात, पीपल्स पार्टी का एस्टिमेट यह है कि अगर 104 नशस्तें ले लेती है तो फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या वाकई इतना मुनकसिम मैंडेट आएगा? क्या वाकई एक ऐसी हुकूमत जो 104 नशिस्तों और फिर दीगर इत्तेहादियों के सहारे पर खड़ी हो, एक कमज़ोर हुकूमत, वो पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, आइनी, कानूनी बहरान जिसका शिकार है इस वक्त ये मुल्क, उससे बाहर निकाल सकती है? इन तमाम सवालात के साथ आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। मुझे स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हैं कामरान खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात ख़ास तौर पर बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, कॉलम नवीस जनाब इमरान याकूब साहब, सियासत पे वाकिफ़ान हाल के ज़रिए बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं और कानून और आइन के हवाले से बड़ी ग्रिप रखते हैं इन तमाम मौज़ूआत पर। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब उनसे करूँगा। और आगाज़ में चंद साहब मुझे ये बताइए कि ये जो एस्टिमेशन है कि 80 से ज़ायद नशस्तें कोई भी ले लेता है, हमने देखा था कि नून लीग तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, वो पहले कह रही थी कि हम 2/3 लेंगे, फिर उन्होंने कहा सिंपल मेजॉरिटी, और फिर जो लास्ट क्लेम आया था वो ये आया था कि हम पंजाब से, सिर्फ पंजाब से 120 से 125 नशिस्तें हासिल करेंगे। तो एक तरफ नून लीग ये दावा कर रही है कि हम 125 नशिस्तें लेकर वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। आप लोगों की एस्टिमेशन ये है कि अगर आपके पास 104 नशिस्तें आ जाती हैं तो आप वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। क्या वाकई इतना मुनकसिब मैंडेट आएगा? थैंक यू ईसा साहब, बड़ी मेहरबानी आपने इनवाइट किया। देखें, प्राइम मिनिस्टरशिप तो मैं समझता हूँ कि जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी को मिलेगी, और एक अबाम तो दूर हो गया कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा।
तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे कैंडिडेट हैं जो सीसी ने कल मंजूरी दी है। जी। और दूसरी बात जो कहते हैं पंजाब से, अब पंजाब से भी पूरे पाकिस्तान से ये देख ले कि किस पार्टी के टिकट वापस हो रहे हैं। जो मेजॉरिटी लेके बैठे हुए थे, जो टू थर्ड मेजॉरिटी। चंद साहब, आपकी आवाज, मेरा ख्याल है कि आप किसी गांव देहात में कैंपेन के लिए मौजूद हैं। हेलो जी जी चंद साहब, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा जी, बाकी रहेगी पंजाब की बात। तो पंजाब में आप 50 कहते हैं, मैं कहता हूँ ये तो अभी इलेक्शन जब मैदान सजेगा तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पंजाब की सूरत दिन ब दिन चेंज हो रही है। लोगों का जो गुस्सा है कि नौजवान लीडरशिप की तरफ भी लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कौन अपने मैनिफेस्टो पे सिंसियरली अमल करने की पोजीशन में है और किसने आगे किया भी है। और बाकी जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो ज्यादती हो रही है वो कौन सी पार्टी करवा रही है, कौन सी पार्टी तकसीम की सियासत नहीं चाहती और कौन सी पार्टी वही डंडे की सियासत जो पुरानी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सियासत है वो चाहती है। ये सारी चीजें जो एक पढ़ा लिखा वोटर देख के इन सारी चीजों को समझ के अपनी राय दे रहा है। तो यकीन जानिए जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो उस वक्त हम भी प्योर पार्टी की जब डिबेट करते थे तो लोगों के अंदर और डिबेट थी, लेकिन जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अब पार्टी का मैनिफेस्टो हो गया, बिलावल की नजरियात हो गए, बिलावल की स्पीचेस लोगों ने सुनी है और लोगों ने देखा है कि इस मुल्क में फ्यूचर लीडरशिप कौन सी है जिस पर थोड़ा सा हम एतमाद किया जा सकता है। नहीं तो चंद साहब, ये आपने बड़ी अजीब बात की। आपने कहा जब मैदान सजेगा, 35 दिन बाकी हैं, पाकिस्तान में ये कौन सा इंतखाब हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि अभी मैदान सजना है? यानी कैंपेन जो है वो फुल स्विंग पे होनी चाहिए थी। इलेक्शन तो शुरू हो गया है लेकिन अभी एक जमात का निशान की लड़ाई है, दूसरी जमात अपने घर के अंदर बैठी है, बाहर जलसे नहीं कर रही, निकल नहीं रही, लोगों को बता नहीं रही, बल्कि उनके लोग कहते हैं कि हमारे शायद ये इलेक्शन ही नहीं होंगे। एक पीपल्स पार्टी है जो मुल्क में कैंपेन कर रही है, जो कहती है कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, जिसका यकीन है कि जमहूरियत चलेगी, जिसका यकीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि कौन सी जमात सीरियस है, बाकी तो कोई ना कोई अपने बहाने ढूंढ रहा है, कोई बैसाखियां ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सही। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान याकूब साहब, मुझे बताइए कि ये वाक़या आपको क्या बता रहे हैं? चंद साहब ने भी तज़किरा किया कि नून लीग के टिकट वापस होना शुरू हो गए हैं। वो बजिंजो साहब, याकूब साहब, तो उनका भी पता चल रहा है कि उन्होंने एक टिकट गालिबन वापस कर दिया है। नून लीग के दावे 2/3 से सिंपल मेजॉरिटी से 120-25 सीटों के ऊपर आए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि 104 सीटें ले ली तो हुकूमत हम बनाएंगे। क्या वाकई इतना मुनक़सिम मैंडेट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा नकवी साहब, देखें अभी चंद साहब जो बातें कर रहे थे, चंद साहब आपको पता है कि बड़े जहां दीदा और समझदार सियासतदान हैं और बड़ी खुला के हमेशा ये गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन बड़ी माज़रत खात, मेरे तो बड़े भाई भी हैं, लेकिन मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में ख़ास तौर पे इस तरह से कोई चेंज आ गई है कि पीपल्स पार्टी एकदम से ऐसी जमात के तौर पे उभरेगी कि जो क्लीन स्वीप कर देगी और सबको हैरान कर देगी। मैं समझता हूँ कि कम से कम पंजाब की सतह तक पीपल्स पार्टी को अपसेट नहीं कर सकती। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, तो मुस्लिम लीग नून का मामला भी कोई इस वक्त जो है उसके लिए कोई जो फूलों की सेज नहीं है इलेक्शन। आज दुनिया अखबार में मेरा जो कॉलम छपा है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, तो मैंने उसका अनुमान भी रखा था कि इंतखाबात की चहमगोइयाँ। तो ये इलेक्शन ऐसा है, मैं 1990 से बतौर साफ़ी मुख्तलिफ इंतखाबात कवर करता रहा हूँ, लेकिन इतनी चहमगोइयाँ और इतनी अनसर्टेनिटी किसी भी इलेक्शन में शायद नहीं थी जितनी कि इस दफ़ा इलेक्शन में है। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा और आपने चंद साहब से भी वेरी राइटली ये पूछा कि 35 दिन तो सिर्फ रह गए, तो मैदान और कौन सा सजने और कब सजने।
जी एग्जैक्टली। तो आप मुझे ये बताइए इमरान याकूब साहब, आप खासतौर पर नून लीग की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आए थे, उसके बाद उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब किए। वो 10-10, 12-12 मिनट के क्लिप्स जो हैं वो मीडिया में आते रहे। एक उनका बलूचिस्तान का दौरा हुआ, एक वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ गए। इसके अलावा उनकी जो पब्लिक में आउटरीच है, जलसे, रैलीज, कॉर्नर मीटिंग्स, उसके अलावा टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ देना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, ये वो एक्टिविटी है जो खासा होता है इलेक्शन का। मियां साहब क्यों इस एक्टिविटी से अभी तक गुरेज़ा हैं? क्या वो ताहयात नाअहली वाले केस का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पब्लिक में जाके जो बातें करनी हैं, उनको ये शायद लगता हो कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी अहलियत और नाअहलियत के दरमियान मामला लटक जाएगा, या कोई और बात है? देखिए, इस दफा के जो इलेक्शन है ना, उनमें अहलियत, नाअहलियत, कबूलियत और मकबूलियत, ये 3-4 चीजें जो हैं ये सारा बड़ा मैटर करती हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो इसीलिए शायद खामोश हों कि उस केस का भी फैसला आ जाए, कोई नया मामला ना हो जाए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्की सियासत को जिस नहज पे ले गई है और सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरह से आवाम में उन्होंने एक जो माहौल पैदा कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि सिवाय पीटीआई के लोगों के किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आज़ादाना जिस तरह से माजी में अपनी कैंपेन्स करते थे, लोगों में जाते थे, उस तरह से जा सकें। आप पीटीआई की सियासत से, उनके तरीक़ाकार से 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, उनसे 1001 इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ फार्मर ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि ये जिसे वो अपनी कामयाबी समझते हैं, मेरे नज़दीक वो एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जिसने मुल्क की सियासत में अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया है। अब 9 मई के वाक़यात में इसी शायद उसी बिना पे 9 मई का वाक़या भी हुआ, और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद अगरचे मैं इस बात को पूरी तरह से हमेशा मैंने सपोर्ट किया और मौक़िफ़ किया है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन तमाम लोगों को, पूरी जमात को और तमाम कैंडिडेट्स को 9 मई की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी आज अगर ये हालात हैं तो शायद उसकी वजह भी वो एग्रेसिवनेस या वो हट दर्मियाँ हैं जो पीटीआई करती रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं ये तमाम सियासतदानों के लिए आसान नहीं है। अभी आप मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी या सियासतदान आपको हल्के में उस तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं? पीटीआई वाले चलो मान लिया कि वो तो जा ही नहीं सकते, वो तो बेचारे कोई अदालतों में बिजी है और कोई वैसे, लेकिन किसी भी जमात के आपको इस वक्त कैंडिडेट उस तरह से आज़ादाना कैंपेन करते नजर नहीं आएंगे। सही। इमरान याकूब साहब आखिरी फिक्रा ले लें, ये बजाते खुद इंतखाबात के साफ और शफाफ होने पे एक सवालिया निशान है। सही। इमरान याकूब साहब हमारे साथ रहे, मैं आई कम बैक टू यू। जदून साहब मुझे बताइएगा कि मियां साहब के तो कागजात मंजूर हो गए थे, फिर वो चैलेंज भी हो गए, और मुझे ये बताइए कि मानसेरा NA-15 में आज़म स्वाति साहब जो हैं उनके कागजात के हवाले से भी अब वो ट्रिब्यूनल जो है वो उसको सुनने जा रहा है। आपकी असेसमेंट क्या है कि मियां साहब के लिए लाहौर वाला हल्का और मानसेरा वाला हल्का, क्योंकि महफूज हल्कों की बात हो रही थी, कौन सा हल्का ज़्यादा महफूज है? ये तो आप देखो बड़ा रखते हैं इल्म के किसके कागज़ कहाँ पे हो रहे हैं। मेरा है आपने फोकस जो है वो मियां साहब पे ज़्यादा किया हुआ है। मियां साहब का बता दें। ये बताएं, अच्छा ये बताएं, बहुत सारे लोगों ने ना एतराज़ उठाया, इसको ज़रा कानूनी हिसाब से सुलझाएं। वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब के पेपर किस तरीके से आरओ ने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो ताहयात नाअहल हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट वो मामला सुन रही है, तो आरओ ने कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया? ये ज़रा समझाएं कि इसके लिए एतराज़ करना ज़रूरी होता है, या आरओ अज खुद भी इस मामले को देखते हुए कि एक शख्स के ऊपर 62(1)(f) के तहत नाअहली है ताहयात फिल वक्त, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, और आरओ ये कर सकता था अज खुद के ये मियां साहब के पेपर्स रिजेक्ट कर देता? नहीं, आरओ को रिजेक्ट करने का भी अख्तियार है खुद बहुत, लेकिन मियां साहब के कागजों पे एतराज़ भी हुए हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में आपको किसने बताया कि उनके कागजों में? लाहौर में नहीं हुआ ना सर, आपके वहाँ लाहौर में वो चला गया बंदा अपील में, उन्होंने कहा जी क्यों एक्सेप्ट की? वो बाद में गया, पहले तो एक्सेप्ट हुए ना, मैं बाद के
मतलब बात तो एक ही है ना, तो वो जहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं उनके अगेंस्ट चला गए हैं। और मानसरे में भी यही हिसाब है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था, कि उन्होंने ये कहा था जी जो आप कह रहे हैं वो क्या था। देखिए रिटर्निंग अफसर जो होता है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। जो आजकल जो उन्होंने पॉइंट किए हुए हैं उसमें एक तरफ लॉ है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक खला है या वहाँ पे इंटेंशनली कोई चीज़ छोड़ दी गई है तो क्या उसको फिर पार्लियामेंट नहीं फिल कर सकती, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं फिल कर सकती उस खला को। तो वो पार्लियामेंट कानून साजी करती है। रिटर्निंग अफसर का ये इंटरप्रिटेशन करता है जी कि ये कानून जो है जिसको चैलेंज ही नहीं किया आज दिन तक वो वैलिड लॉ है, या तो लॉ ख़त्म हो जाता तो फिर ऑब्वियसली रिटर्निंग अफसर नहीं एक्सेप्ट कर रहा। जब लॉ कानून मौजूद है, उस सिलेक्शन एक्ट जो किताब दी है रिटर्निंग अफसर को कि आपने इसके मुताबिक अमल करना है, तो उस किताब के अंदर तो सेक्शन 232 भी मौजूद है, उसकी जो सब क्लास 2 है जो अमेंड हुई है वो भी मौजूद है। तो उसकी रोशनी में फिर इंटरप्रिटेशन जो है उसने कहा जी आगे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सब्जेक्ट टू होगा, तो फिर रिटर्निंग अफसर किस तरह कागज रिजेक्ट करता हो। सही सही। जदून साहब मेरे साथ रहिएगा। कामरान साहब ये बताइए कि क्यों ये बार बार बात जो है वो तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, जो लाइव दिखाया जा रहा है, ये सब कागजी कार्रवाई है, नतीजा तय है, मियाँ साहब को की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो अहल हो जाएंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ना है और ये सिर्फ उसके लिए जो है वो एहतमाम किया गया है कि किस तरीके से करना है। क्या ऐसा ही है, दीवार पे लिखा हुआ है कि ये नाअहली ख़त्म होगी। और वैसे भी ये मेरिट के ऊपर भी, इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जी ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है, ये जो कानून है या जो इंटरप्रिटेशन हुई है, जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक ना एक दिन ख़त्म होना है। आपने उसी वक्त जब आपने बात की ना अपने इंट्रो में कि जी एक दफ़ा अदालतें जो हैं वो तुली हुई थी, तो वो ये उस रिजीम की बात है कि उस वक्त ये हुआ था कि जी ये इंटरप्रिटेशन जो है सामने आ गई थी, इसके ऊपर उस वक्त भी उंगलियां उठी थी। और अब भी इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी मैं ये बात कहता हूँ कि ये ताहयात नाअहली वाला तो मतलब आप सारी उम्र के लिए, मतलब आज ये बात हो रही है ना, देखें आज केस चल रहा था, 7 रुकनी बेंच जो है बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं और मामला वो यही कह रहे हैं कि जनाब जी एक झूठ बोलने वाला जो है या एक चोरी या एक डकैती, एक जना करने वाला या दहशतगर्दी का जो मुल्जिम है वो सज़ा भुगत ले तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ 5 साल है। और आपने अगर कोई चीज़ अपने कागज़ में कोई छुपा दी या कोई साइकिल का जिक्र नहीं किया अपने असासों में, तो वो आप जो है ना वो सारी ज़िंदगी के लिए गैर सादिक, गैर अमीन और खाइन डिक्लेयर किए जाएंगे। नहीं, तो इस बात से देखें, इस बात से, इस आर्ग्यूमेंट से तो हर बंदा एग्री करता है। सवाल ये है कि जो तरीका कार, जो टाइमिंग है, अगर यही मामला सितंबर के महीने में हो जाता, आज जब आप 2 जनवरी को शुरू करेंगे और कहेंगे कि हमने 11 जनवरी से पहले इस मामले को निपटाना है ताकि पेपर जो है ना, और अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है कि वो जो आज अभी चल रही थी ना हियरिंग जो चल रही थी, वो कल सुबह 9 बजे तक के लिए एडजर्न हो गई है, तो आज भी फैसला नहीं हो सका। जदून साहब वो जो आप कह रहे थे ना कि जी आज फैसला हो जाएगा, अभी इस पे सैर हासिल बहस होनी है और ये कल तीसरा दिन होगा। 7 रुकनी बेंच तमाम केसेस छोड़ छाड़ के वो इसी के ऊपर जो वो कर रहे थे, मुझे नहीं पता लेकिन होना ये चाहिए, होना ये चाहिए। ऑप्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि बस हमने इसको बड़े ड्यूबियस अंदाज में ही करना, हमने ये सितंबर में कर लेते हैं, होना ये चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, टाइमिंग पे वो क्वेश्चनिंग तो होगी, फिर फिंगर्स तो रेज होंगी। आपने चीज़ों को समेटना है। देखें हमने जो है ना वो आपने चीज़ों को समेटना है और फिर ये नहीं है कि चीज़ों को फैलाना है, ना आपके पास ना वक्त है, ना ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, ना ये इस केस के डायनामिक्स, अगर आप उसके ऊपर चले जाएंगे, आपने 3 जो है ना वहाँ पर एमाइकस क्यूरे जो है वो अपॉइंट कर लिए कि जी ये इस मामले के ऊपर जो भाई एक चीज़ वो कह चुके हैं कि जी कानून बन गया है। अभी ये जदून साहब ने सेक्शन 232 का जिक्र कर दिया, इलेक्शन एक्ट जो है 2017 वाला, मतलब ये बन चुका है। अब आपने अगर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको अगर आपने ओवर रूल करना है तो कर दें भाई। ये इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक लिटिगेशन के जी ये पूरी जो है ना वो आपके 50,000 मुकदमा जो हैं वो एक तरफ और ये वाला मुकदमा एक तरफ, मतलब है ये देखना चाहिए ये चीज़ें अगर इस अंदाज में होंगी और जो जिन ऑप्टिक्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो चीज़ें का तनकीद भी होती है उनके ऊपर और उसके ऊपर फिर मतलब है कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि जी ये इसका फैसला यही होना है। देखिए ना, आपको पता है किसी से भी पूछें कि हाँ जी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तायद ना आयली, तो लेकिन ऐसे होगी, इस तरीके से होगी, इस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए होगी, इश्तिहार दे के होगी, 2 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान होगी, तो फिर जाहिर है कि एक सवाल रहेगा। अगरचे बात ठीक है,
बात ठीक है, लेकिन उसका तरीक़ाकार फिर जाहिर है कि वो आपको बताता है। मियाँ साहब की जो बरियत भी हुई, सर बेशुमार ऐसे बरियत में केसेस मुख्तलिफ हैं मुकदमात जिनमें में। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर इंटरप्रिटेशन दरकार है। सारे केसेस, क्या आप सारे केसेस इसी तरीके से लार्जर बेंच बना के बैठेंगे और उसके ऊपर फिर करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे? तो फिर तो जनाब ये जो है ना, मेरा आपका ये गरीब आदमी का केस जो है ना, वो तो कभी भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। कुछ और मामलात हैं जिस पे इंटरप्रिटेशन बहुत सारी दरकार है, उसमें से एक का निशान। मुझे ब्रेक लेनी है कामरान साहब, ब्रेक के बाद आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने चांसेस हैं कि उसको 9 जनवरी तक और 9 जनवरी से ऑनवर्ड 13 जनवरी से पहले पहले इस हवाले से कोई रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो टाइम लाइन है वो बड़ी दिलचस्प है बल्ले के निशान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म के इंतखाबात करवाए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने उसके हवाले से केस सुना, फैसला महफूज कर लिया। 13 सितंबर 2023 को फैसला सुनाया, 23 नवंबर 2023 को, यानी 71 दिन के वक्फे के बाद, और कहा कि आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं है, फौरी तौर पर दोबारा करवाए जाएँ इंतखाबात। 20 दिन का टाइम दिया। उजरत में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात करवाए। उस इंतखाबात में अनामलीज़ मौजूद थी, सवालात मौजूद थे। 14 पटिशनर्स अकबर एस बाबर के साथ इलेक्शन कमीशन चले गए, उन्होंने चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने उसको सुना, उन्होंने फैसला सुनाया 22 दिसंबर को कि ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं हैं, पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दिया और बल्ले का निशान, उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने चेयरमैन का खाना खाली था। तहरीक इंसाफ चली गई पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, अबूरी हुक्म में कलअदम करार दिया तहरीक इंसाफ के फैसले को, उसके हवाले से स्टे ऑर्डर दिया, और ये कहा कि 9 जनवरी से डीबी डिविजनल बेंच 2 रुकनी वो इस सारे मामले को सुनेगा। उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का जो 22 दिसंबर का फैसला उसको गैर मौसर किया जाता है। हैरान कुन तौर पर फिर एक और सिंगल मेंबर बेंच जो है उसने गुज़श्ता रोज़ इस मामले को सुना और हाई कोर्ट के ही एक और सिंगल मेंबर बेंच के फैसले को उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर वेकेट किया जाता है। बहाल है 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला, बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अलबत्ता 9 जनवरी से डीबी इसको सुनेगा। अब ये एक हैरान कुन बात है, इसकी अदालती नज़ीर मौजूद है या नहीं, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि प्रैक्टिकली किसी सियासी जमात को वो डिसफंक्शनल कर दे ऐन इंतखाबात से पहले। जहांगीर जदून साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से? उन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का। तहरीक इंसाफ को तो मेरे ख्याल में हर रोज़ जो है वो हर कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि अब हर मतलब एक केस में तो आपको जो रिलीफ आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकता ना। कोर्ट ने तो मेरिट पे फैसला करना होता है। तो अगर आपको रिलीफ मतलब बहुत तेज़ जिस तरह आप चाहते हैं बात बात नहीं मिलता, तो आप जो है फिर कोर्ट पे चढ़ दौड़ते हैं। फिर वो जज की मतलब सोशल मीडिया पे जो अशर करते हैं वो आपके सामने सबके सामने है। और ये आज भी मेरे ख्याल में इन्होंने वकलायन से जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कह दिया है कि चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद कर दो। जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे किया, अभी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इन पे भी अदम एतमाद कर दो कि इनका रवैया हमारे वकला के साथ ठीक नहीं है। अब देखो ना, इस तरह तो चीज़ें नहीं चलती कि आप कि केस आपके खिलाफ हो या आपकी मर्जी, आप कहेंगे मुझे 12 बजे इंसाफ दो, 12 बजे ना मिले तो आप बस सीधा कहें जी ये तो अदम एतमाद है, हम नहीं जाते। थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि मेरा केस जो है वो बनता है नहीं बनता। ये तो खुद जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं ये ठीक है, बाकी सब गलत है। इस तरह है ना, दुनिया का निज़ाम किसी का इस तरह नहीं चल सकता कि आप अपने आप को ठीक है और बाकी सबको गलत कहें। नहीं, मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिकली जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें क्या ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी जमात को डिसफंक्शनल कर दे? नहीं, जमात को डिसफंक्शनल नहीं कर सकता। देखें 2017 का जब एक्ट बना था तो ये तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग हुई है और बड़ा इसके पहले से 7 कानून तकरीबन इलेक्शन को डील कर रहे थे, वो अलग अलग सारे। पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर था 2002, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट था, फिर वही असम्बल का भी एक्ट था, काफ़ी थे। तो उनको उन्होंने यकजा करके सेनेट का अलग था, कौमी असम्बली का, तो एक एक्ट बनाया, सारी पार्टियां इस पर एग्री थी। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आप इस तरह करें कि हमें एक सुपरवाइजरी रोल प्रोवाइड करें इलेक्शन एक्ट के जरिए कि तमाम जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं हम इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सुपरवाइज कर सकें। तो किसी भी पार्टी ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हम इनमें आपको इसमें जो कानूनी तौर पे इलेक्शन एक्ट पे लिख के रोल नहीं दे सकते कि आप हमारी पार्टी के किसी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सुपरवाइज करें। तो इसके बाद अब देखें ना, एक बात थी कि वहाँ पे अब इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन मौजूद है
पॉलिटिकल पार्टीज के सेक्शन में कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वह अपना आइन बनाने के बाद उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेगी। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन जो है अप्रूव करेगा, तो उसके बाद होगा। अगर वो आइन के अंदर कोई समझता है कि इसके आइन के अंदर बेसिक ऐसी कोई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हैं या किसी और लॉ के अगेंस्ट है, तो वो आइन जो है वो वापस कर सकता है। पार्टी को कहता है इसको अमेंड करके वापस लो। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी आपका इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं है, ये तो कह सकता है इलेक्शन कमीशन। तो फिर अगर ये नहीं कह सकता तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को आइन क्यों सबमिट कराते हैं? फिर पार्टी की जो डिक्लेरेशन है फंड्स की और पार्टी के इलेक्शन की, फिर उसको देने की क्या जरूरत है सर्टिफिकेट की कि हमने इलेक्शन कराया? किसी जमात के बैन हो जाने का, उसके प्रोसेस से आउट हो जाने का तो एक डिफरेंट तरीका कार है। वफाकी का अभी से मामला मूव होता है तो ये प्रैक्टिकली बैन ही है ना सर। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे, आपकी पार्टी की मखसूस नशिस्तों में कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई सिंबल आपको अलॉट नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब तो बैन ही है ना। नहीं, मेरी आप पूरी बात सुनते तो मैं आपको पूरी बात समझाता, फिर आपके मतलब की चीज़ जिसमें निकल आती है अगर आप निकालते तो अभी मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं है, आप बताइए। देखें, इसमें दो सर्टिफिकेट होते हैं, एक सेक्शन 209 का और एक सेक्शन 210 का देना पड़ता है। 210 जो है वो फॉरेन फंडिंग या जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसके मुताबिक सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ, मेरे ओपिनियन में, अगर सेक्शन 210 के तहत एक्शन लेता ना, वो ज़्यादा वैलिड और मेरिट पे था। लेकिन इलेक्शन कमीशन 209 पे, इसमें ये बात नहीं कि मैं भी आपसे हो सकता है इत्तेफाक करूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इलेक्शन है ना वो मतलब जिस तरह इलेक्शन होने चाहिए मेरिट बेस्ड नहीं होते। असल जो मसला है पीटीआई के साथ जो हुआ है, उनका ये जो अनाउंसमेंट थी इलेक्शन कमीशन से वो लेट की गई है। वो इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके उन्होंने फैसला रिजर्व करके दिए। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है मेरे लिए भी, और मोस्टली जो है जो लोग चाहते हैं कि उनसे सिंबल छीन लेंगे उनके लिए भी कंसर्निंग बात है। ये उनकी बात ठीक है कि अगर आपने फैसला करना था कि हमने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, तो आपने ये टाइम जो बाय किया है जानबूझ के, अगर फैसला महफूज है, क्या मतलब होता है कि फैसला तो आप उस दिन पहुंच चुके होते हैं फैसले पे, और ये कोई इतना बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस तो नहीं था। आप सही 20 दिन में इलेक्शन दोबारा करें, आप 20 दिन में एक चीज सही। जदून साहब कामरान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं साथ में। कामरान साहब ये चलें, आप ऐड कीजिए, फिर मैं आपसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाए ना, तो वहाँ पे जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 175 उनकी 250 जी 175 नहीं, वही 250 ही हो गया, 250 मुझे अपने अंदाज में, मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, 250 जमातें जो है ना जी वहाँ पर वो मौजूद हैं। मुझे बताइए कि किससे इतनी जो है ना वो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, वो बारीक बीनी और नुक्ता चीनी और तारीख यहाँ लिखी है तो साइन यहाँ क्यों किया है, और आपका जो है ना वो इलेक्शन मार्कर की स्याही जो है वो गहरी नहीं थी, तो नहीं हुआ। देखें, ये इस चीज से जदून साहब भी डिसएग्री नहीं करेंगे कि इतनी जांच पड़ताल और इतनी पूछगछ जो है वो किसी दूसरी सियासत, चले छोटी जमातों को तो हम छोड़ देते हैं, स्पेशल पार्टी है उन्होंने कहा ना, उन्होंने जो बड़ी पार्टी है ना उनमें से भी किसी के साथ इस अंदाज में, उनके साथ उनके पर्चे जो थे ना वो इस अंदाज में नहीं चेक हुए। ये हुए तो या इम्तियाजी सलूक तो यहां पर आ गया ना फिर आपके पास इलेक्शन कमीशन का। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने जब सस्पेंड किया ना पहले सिंगल मेंबर बेंच ने, जो जब ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था यानी बल्ले का निशान वापस लेने वाला, जब वो सस्पेंड किया तो इलेक्शन कमीशन बाउंड था कि उसके बाद चूंकि वो उनको सर्टिफिकेट जारी करता और बल्ले का निशान देता। उन्होंने डेलिबरेटली उन्होंने जो है ना वो रोज मीटिंग करते थे कि जी हम यहाँ जाएं या ना जाएं, और इट्स ऑन द रिकॉर्ड के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल जो हैं वो उन पिटिशनर्स को, जिन्होंने के सुप्रीम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मूव किया था, उन पिटिशनर से वो कहते रहे हैं कि जी आप जाइए, आपका लोकल स्टैंड आई है, आप जाइए वहां पर और आप सुप्रीम कोर्ट में जो है ना पीटीआई के खिलाफ अपील करें। तो ये जब इस किस्म की चीजें आ रही हो तो फिर जो है ना फिर वो जाहिर है 22 का एलिगेशन भी आता है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन, कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन जब ये एक सिंगल मेंबर बेंच का, कामरान है आत्मी अखेल साहब का फैसला आ गया और उन्होंने कहा कि 9 तारीख से इसको डीबी सुनेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों इंसिस्ट करता है, वो पार्टी क्यों बनता है, वो एक फोरम है जिसने गैर जानिबदार रहते हुए मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, वो चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये तो। इधर साहब हमने भी बहुत इलेक्शन कवर किए, आपने भी, और जैसे वो इमरान याकूब साहब सुन रहे हैं कि जी वो 90s से ये कर रहे हैं जर्नलिज्म, कितने इलेक्शन हमने भुगताए, कभी भी इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी थी ना वो इतनी वो नहीं थी, एट स्टेक नहीं थी जितनी कि इस इलेक्शन कमीशन की है। और वो यही वजूहात हैं, ये जो सवाल ईसा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी। ईसा जी
मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखें, ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। अब आप देखें ना, माजी में ये पॉलिटिकल पार्टी वाली तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरी पार्टी को, लेकिन एक देखें, एक पार्टी को इसी इलेक्शन कमीशन ने 14 सेंटर के जो टिकट इशू हो चुके थे उनको नॉमिनेशन सब कुछ था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम ये शेयर वाला निशान नहीं मानते, और जिस बंदे ने आपको ये टिकट इशू किए हैं उसका सिग्नेचर भी हम नहीं मानते, लिहाजा ये निशान भी वापस करें और ये टिकट भी वापस करें, आप इंडिपेंडेंट है। ये रिकॉर्ड की बात है और ये इसमें कोई मतलब है सुनी सुनाई बात नहीं, हकीकत है। फिर 14 बंदों ने टिकट वापस किए, इंडिपेंडेंट सेनेट का इलेक्शन लड़ा। तो ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन ये काम करता रहा है, ये नहीं कि पहली दफा कर रहा है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कानूनी तौर पे नहीं देखना होता, अदरवाइज देखना होता है। तो अदरवाइज के ऊपर कामरान साहब, मुझे जरा इमरान याकूब साहब से पूछने दें, वाकफाने हाल क्या बताते हैं कि ये बात पूछे ना कि ये सारी चीजें, ये डिटेल्स हैं। मियां साहब के साथ भी हुआ था, उनके इंडिपेंडेंट सेनेटर्स मौजूद हैं। आपको सवाल पूछे ना कि मुशाहिद हुसैन सैयद, इरफान सदीकी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ये इंडिपेंडेंट क्यों हैं? ये तो नून लीग के सेनेटर्स हैं। तो वो एक दफ़ा माजी में हो गया था, अब ये जो कुछ हो रहा है, तो जो दो जुमलों में एक बात कहूँ, इस वक्त की डेवलपमेंट ईसा पता है क्या चल रही है। इस वक्त हमारा रिपोर्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन गया हुआ है और वहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है, कहते हैं जी एक और पार्टी है, अवाम दोस्त या इस तरह की कोई पार्टी है, उसने बाकायदा बल्ले के निशान के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, एंड इलेक्शन कमीशन इज थिंकिंग ओवर अलॉटिंग द इलेक्टोरल सिंबल ऑफ बैट टू दैट पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, और साथ में पीपल्स पार्टी ने भी इस्तदा किया है कि टूथब्रश, पेन, पेंसिल, ये इस किस्म की कोई चीज़ किसी को ना दिया जाएगा निशान। लोग तीर से उसको मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं। इमरान याकूब साहब बताइए, नतीजा क्या निकलेगा? पीटीआई के पास बैट होगा या नहीं होगा? ईसा साहब, इसका नतीजा बताने से पहले ना मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ। मैं समझता था कि जो जियो इंग्लिश के दिनों का, दुनिया टीवी के दिनों का एक शरारती हिस्सा था ना, वो काफी संजीदा हो गया होगा, लेकिन ईसा नकवी साहब आज भी जो है ना अपनी गुफ्तगू में वो शरारतें करने से बाज नहीं आते। गुजारिश ये है जनाब के, वो तो पंजाबी की एक मिसाल है, रब नेरे के कसून। तो आप सब लोग समझते हैं मामला सिर्फ इतना है कि हमारे जो इदारे हैं वो आला अदलिया हो, कामरान खान साहब मुझसे और आपसे कहीं बेहतर अदलिया को जानते हैं। इन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में भी हरावल दस्ते में काम करते रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हमारी आला अदलिया से लेके तो जितने रियासती इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हो या कोई और, उसमें देखिए मामला कभी भी ये नहीं हुआ। ये जो कह देते, वो इंडिया की एक फिल्म आई थी अमिताभ की कि हम जहाँ खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये जनाब कानून कायदा आइन, मैं माफी चाहता हूँ, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मैंने तो कभी उस पर अमल दरामद होते देखा नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है। ज़रताज गुल साहिबा को तो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर, ये कह सकते हैं कि पहले बेटी खाना खाए, खाना खिलाए ने, फिर हम सुनेंगे मैं यहीं हूँ, मैं आ गया हूँ। लेकिन वहाँ कोई बुशरा बाहर बैठी हो, वहाँ कोई नगमा बाहर बैठी हो और 4 दिन 8 दिन 10 दिन या 2 महीने प्रेस क्लब के बाहर या अदालत के बाहर कैंप भी निकाले, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ वो किसी को नज़र नहीं आती कि इसकी भी बात सुनने, इस बेचारी ने इतनी ठंड में कोई रोटी पानी किया या नहीं और इसका मसला क्या है। ये इशराफिया का मुल्क है, इशराफिया के मामलात हैं। मेरे आप जैसे जो हम लोग हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। हमें वो कहते हैं रूल्स आर मेक्स फॉर फूल्स, वाइज मेक्स देम, वाइज ब्रेक्स देम। हम क्यों इस तरह से चीख के अपना खून जलाते हैं, ये चीजें करते हैं? यहाँ मेरे भाई ना कुछ हुआ, ना मुझे ऐसा लगता है कि अगले 50 सालों में भी होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप आवाम के वोट से किसी को मुंतखब नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से आप अलाट करेंगे उन्हें निशान, अपनी मर्जी से आप कभी आरटीएस बिठा देंगे, कभी आप देखें इलेक्शन की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत होती है जिसमें प्री पोलिंग का जो होता है, जिसमें आप कागजात नामजदगी से लेके तो ये निशान अलॉट करने तक का मामला होता है। दूसरा मामला हो जाता है फिर इलेक्शन की इंतखाब की, जो आपने पूरा एक मुहिम चलानी होती है, और 50% ये दोनों होते हैं। 50%
इलेक्शन की रात और फिर पोलिंग डे होता है, जी उसमें आपने पोलिंग स्कीम के तहत ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना, लोगों को बुलाना, लोगों की जिम्मेदारियां निभानी, ऐसे मौके पे तंजीमी लोग काम आते हैं जिन्हें तजर्बा होता है इन चीज़ों का, और फिर वो लोगों को निकालते हैं। उन्हें इस बात का पता होता है कि किसको बिरयानी खिलानी है, किसको कीमे वाला नान खिलाना है, किसको गाड़ी भिजवानी है, और कौन कमिटमेंट के साथ वैसे ही आ जाएगा वोट डालने। मामला ये है कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं कि इन तीनों मामलात में, तीनों स्टेप्स में, पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में, 70 का इलेक्शन हमने क्योंकि देखा नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकते, बाकी 70 के बाद के किसी इलेक्शन में आपने इन तीनों स्टेजेस पे रिगिंग होती ना देखी हो? एवरीबडी सेज, ये मुझे बता दें, क्या तहरीक इंसाफ जो है उसके पास अब बल्ले का निशान नहीं होगा? इतना शदीद प्रॉब्लम क्यों है बाकी सियासी जमातों को कि तहरीक इंसाफ के पास हर सोच को आउट होना चाहिए प्रोसेस से? अच्छा, अब इस पे इसका बड़ी माजरत के साथ अगरचे मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हामी हूँ कि आपको किसी भी पार्टी से उसका निशान नहीं लेना चाहिए। आप 100% तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ रगड़ा दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये निशान बल्ले का पीटीआई को मिल जाएगा, लेकिन ये चाहते हैं उस वक्त तक हो के लोग जितने भी मायूस हो सकते हैं, ये नहीं चाहते कि एक फिजा बन सके। अलबत्ता पीटीआई की एक ताकत है, वो डिजिटल मीडिया के जरिए घंटों में वो काम कर सकते हैं जो लोग दूसरी जमातें महीनों हफ्तों में करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें मिल जाए। ये सवाल जो आपका है कि तमाम जमातें मिलकर ये चाहती हैं, बिल्कुल चाहती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गैर जमहूरी अमल है कि आप दुश्मन से उसका हथियार ही छीन लें, उसके हाथ पांव बांध दें और फिर कि आ जाओ मुकाबले पे। भाई ये कैसा मुकाबला है? ये तो फिर कोई मुकाबला नहीं है। सही। इमरान याकूब साहब, एक फिक्रा, ईसा नकवी साहब, सिर्फ एक फिक्रा, लेकिन इसके लिए पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों उन्होंने रियासत को ललकारा, उन्होंने क्यों स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश की, उन्होंने क्यों जो है इस तरह के हालात पैदा किए कि आज उन्हें इस तरह के हालात का सामना है। सही। इमरान याकूब साहब, जहांगीर जदून साहब रहिए, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो है वो ये बात होगी कि पीटीआई जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है। इसमें मामला जो है वो किस करवट बैठेगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कामरान साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समातें जो हैं वो देखी। एक बात बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि पीटीआई के वकला जो है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। क्या ऐसा ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आईनी कानूनी एतबार से अपने कागज़ पूरे करके नहीं गए, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर भी, दीगर मामलात पे भी, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस वाले मामले पर भी? नहीं, देखिए वहाँ पे कौन था? पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन तो चलो सरदार लतीफ़ खोसा कर रहे थे, और सरदार नहीं, लतीफ़ खोसा कहें, सरदार कहने पर पाबंदी लगा दी है। सर कैसे पाबंदी को एक्सेप्ट करें? वो आपके जो इस वक्त सीनियर पियोन जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ही सरदार तारिक मसूद, मतलब वो भी तो सरदारी निज़ाम काजी साहब ने कहा है 70 की दिहाई में ख़त्म हो गया। कामरान साहब, खुदा का खौफ करें, मैं ये कह रहा हूँ, आप कैसे सरदार कह रहे हैं? साहब भी नहीं कहना। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी मेरे शनाख्ती कार्ड पे यही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये नाम जो है ना वो बोला है। तो फिर आगे से उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, गुलामी से बाहर निकल। मैं इसीलिए तो कोट कर रहा हूँ कि चीफ साहब के पास जो दूसरा नाम आता है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का है। अब कैसे आप वहाँ से उनको बगैर उसके लिखेंगे? आपको पता है हमारी प्रैक्टिस यही है कि जी वो जस्टिस का नाम जो है वो पूरा लिखना होता है। अब आप मतलब है उसे मतलब आप कम बैक टू तैयारी। वो बात यह है कि आप वहाँ पर कौन था रोस्टरम पे? आपने देखा होगा इन तमाम केसेस में, लापता अफराद वाले में भी एतजाज एहसन वाज द पिटिशनर एंड केम टू द रोस्टरम, वो रोस्टरम पर भी आए। तो वो भी क्या बगैर तैयारी के, और इनकम्पिटेंसी थी उनकी, इसी तरीके से लतीफ़ खोसा की भी इनकम्पिटेंसी थी। देखें पीटीआई के पास मैं वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि उनके इतने हैपहज़र्ड उनकी एक्टिविटी चल रही है कि एक केस यहाँ पर है तो वो एक अडियाला जेल में जाके वो भुगतते हैं, दूसरा जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में होता है, तीसरा जो है वो लोअर कोर्ट में है, फिर एहतसाब अदालतें जो है वो अलहदा चल रही होती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी तो जरा इसका मतलब तो इमरान याकूब साहब की जो बात है कि रगड़ा लगा रहे हैं असल में कि इनको और कोई तैयारी करने का मौका ही ना मिले।
ये भी बात है और वो बात सही है उनकी कि जी बल्ला शायद मिल जाएगा। अच्छा, उसमें ना एक और चीज़ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सहाफ़ियों ने भी और हमने भी उनसे कई बार पूछा कि जी क्या बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। उन्होंने हर बार ये कहा कि मैं कह रहा हूँ आपको, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जी बल्ले का निशान होगा, लेकिन बल्ले का निशान जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इस पे जब उनसे पूछा तो फिर उन्होंने कहा जी ये वक्त बताएगा आपको। अच्छा, ये वक्त बताएगा। तो ये जहांगीर जदून साहब ये बताइएगा कि पीटीआई के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा, ये क्रिटिसाइज़ किया कि ये हर मामला उठा के क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, ये जाए ना दीगर फोरम्स के ऊपर। हर शिकायत के अजाले का एक फोरम है, अगर वहां से सुनवाई नहीं होती, तमाम फोरम्स एग्जॉस्ट करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, क्या ये बात, ये तनकीद करना पीटीआई के ऊपर दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। देखें, आप अगर एक फोरम को स्किप करते हैं तो उसको रीज़न देनी पड़ती है कि आप इस फोरम में क्यों नहीं गए। अगर आईसीए बनती है तो आईसीए क्यों नहीं आता, तो पिटिशन मेंटेनेबल नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में। वो तो सुप्रीम कोर्ट तो देखें ना अल्टीमेट आर्बिटर है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखें, जी मुझे कोई रिटर्निंग अफसर तंग करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस तरह तो नहीं होता। रिटर्निंग अफसर के खिलाफ देखना कल तक परसों तक आप कितनी इनकी जो रिजेक्शन हुई है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। जितने भी ट्रिब्यूनल के अंदर जज हैं वो हाई कोर्ट्स के हैं और वो बड़े मेरिट पे फैसला करेंगे। ये नहीं कि वैसे जहांगीर जदून साहब, मैंने कुछ पीटीआई के लोगों से पूछा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान में आइन कानून के मुताबिक फोरम्स मौजूद हैं, आप उधर क्यों नहीं जाते, आप हर मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं आपको उनका मौक़िफ़ बता देता हूं, फिर आप मुझे इस पर कमेंट करें। वो कहते हैं कि वो जिन मुनासिब फोरम्स की बात कर रहे हैं ना, उसके बाहर ही तो फील्डिंग लगी हुई है हमें उठाने के लिए। हम वहाँ जाएंगे तो हम चुप के जाएंगे, तो इस वजह से तो हम यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, जो अगर उठाने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी उठा सकते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो हर जगह से उठा सकते हैं और उठाना नहीं चाहिए। हम और आप उसकी तहीद नहीं कर रहे कि ये उस पर खुश भी नहीं होना चाहिए कि कोई उठाता है। ये गलत बात है किसी के ह्यूमन राइट्स पे या किसी फंडामेंटल राइट्स पे कोई हमला करना, उसको मतलब उठाना नहीं चाहिए। हाँ, उसको बताना चाहिए कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, ये ऑफेंस बनता है, हम आपको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। तो उठाने से तो कोई मसला हल नहीं होता, मसला पेचीदा होता है। इस तरह हमदर्दियाँ बढ़ती हैं किसी पार्टी के साथ अगर आपको उसको बेजा किसी चीज़ को तंग करते हैं तो। बाकी फोरम जिस तरह देखें ना, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं आ सकते, वो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल बन गए हैं जो इलेक्शन के, वो आप देखें आप 2 दिन में आज आप देख लें कि कितनी रिजेक्शन को उन्होंने रिजेक्ट करके एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। और कल देखना, परसों देखना, अभी तो 8 तारीख तक जो है इनका। तो ये मेरे ख्याल में प्रॉपर यही तरीका होता है कि सारे फोरम आप देखें ना, जिस तरह अभी जो पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का वो 9 तारीख है, 9 तारीख के बाद दोनों पार्टियां फाइनल डिसीजन हो जाएगा, हो सकता है 10 को हो जाए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियां जो भी एग्रीमेंट में आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है फाइनल होगा, वो किसको बैठ देते हैं किसको नहीं देते। सही। इमरान याकूब साहब, मियाँ साहब जो हैं वो बड़े जहांदीदा पॉलिटिशियन हैं, 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, सियासत करने वाले जितने अभी इस वक्त सियासतदान हैं उनमें सबसे सीनियर पॉलिटिशियन और सर्वाइवर हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के। उन्होंने कहीं पर लचक का मुजाहरा करना पड़ा, कहीं पर अकड़ दिखानी पड़ी, कहीं पर डिक्टेशन वाली बात, कहीं पर वोट को इज्जत दो और कहीं पर कोई थोड़ा सा डाउन प्ले करके मामलात पे सुलह सफाई करनी पड़ी। उन्होंने सब कुछ किया है। इस सारे प्रोसेस में आपकी क्या फीलिंग है कि मियाँ साहब सेटिस्फाइड हैं कि इस प्रोसेस से वो वज़ीर आज़म बन जाएँ 8 तारीख को? तो जो अथॉरिटी चाहिए आपको, जो कमांड चाहिए आपको कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी हो, लोकल एक्सेप्टेंस भी हो, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, ये रियलाइजेशन नहीं है मियाँ साहब में कि ये प्रोसेस जो है ना, ये को अच्छा नहीं है जिस तरीके से मुझे पिच किया जा रहा है एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? देखिए, इसका 2-3 चीज़ें हैं। ये असल बात तो या नवाज शरीफ खुद ही बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी ज़ाती जो ये ख्वाहिश हो वज़ीर आज़म बनने की, उससे ज़्यादा ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी ख्वाहिश है और उसकी सपोर्ट है। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे आलमी मालियाती इदारे ये चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, क्योंकि जिस तरह से मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, जो मुआशी हालात हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें शायद वो अपने आप को जो है वो मसीहा समझते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर उनको हुकूमत मिल गई तो दोबारा हुकूमत संभालने के बाद हालात सही करते। उनके नाकदीन जो है वो इस पे ये बरमला पूछते हैं कि अगर आप इतना ही ये सब कुछ कर सकते थे तो फिर 16 माह जब PDM की हुकूमत रही और आपके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म रहे, तो फिर उन 16 महीनों में आपने सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं की? अगर उस वक्त माशी सूरत हाल बेहतर हो जाती तो शायद
पीटीआई की जो सूरत हाल है वो आज ना होती। पीटीआई जो अवामी मकबूलियत में जो इजाफा हुआ है पीटीआई की, उसकी एक बुनियादी वजह पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी भी है। जी, और अब वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। इमरान याकूब साहब, वही शहबाज शरीफ ये भी फरमा रहे हैं कि 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा, और अपने 16-17 महीने उन्होंने इसमें ऐड नहीं किए। वक्त ख़त्म हो गया। याकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, कामरान खान साहब, वो जो मैं इसको कंक्लूड कर पाया हूँ इमरान याकूब साहब की गुफ्तगू से, वो सराइकी में कहते हैं कि साईं जानन ते गाई जानन। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको जो ये गुफ्तगू हो रही है उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे तो लाना चाहते हैं, अब मेरा मामला हूँ, जो लाना चाहते हैं उनके सपुर्द है, मुझे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बन जाऊँगा। अभी तो ये मंजरनामा है, देखते हैं इसमें मज़ीद कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।